हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अधिकारिग्राम पे। आज हमारे मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन का दूसरा दिन है। जैसा कि पहले दिन हम लोगों ने पॉलिटी पे पीवाईक्यू डिस्कशन लाया था, आज हम लोग एसे का डिस्कशन करेंगे। पिछले दिन का जो डिस्कशन था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिए, बहुत अच्छे से कवर कराया गया है पॉलिटी का। तो आज हम लोग देखेंगे एसे का। अब बीपीएससी क्या किया है कि 68वीं से बीपीएससी ने एक नया पेपर ऐड किया एसे का। ऑप्शनल को हटा के एसे का पेपर ऐड किया। मतलब ऑप्शनल अभी भी है, लेकिन वो क्वालिफाइंग कर दिया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और एसे को ऐड कर दिया गया है। तो एसे भी उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना जीएस 1 और जीएस 2। बच्चे क्या करते हैं, जनरली एसे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, या तो डर से या फिर सोचते हैं कि लिख ही लेंगे किसी तरीके से। ठीक है? तो इसी इसी के लिए हम लोगों ने पीवाईक्यू डिस्कशन लाया एसे का। हर तरीके का एसे का हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे और उसी के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कि एसे कैसे लिखना है और कैसे उसके लिए हम लोग जो है बिल्ड करेंगे कंटेंट। ठीक है? तो अब क्या है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन मैंने देखा, उसमें मुझे ऐसे का कोई सिलेबस नहीं मिला, बस लिखा था कि निबंध है और ये 300 मार्क्स का होगा और 3 ऐसे होगा। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे का सिलेबस कहाँ से लाया जाए? तो इसके लिए मैंने क्या किया कि यूपीएससी के साइट से ऐसे का सिलेबस निकाला। अब यूपीएससी का सिलेबस इस साइट पे भी कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ है ऐसे, बस इतना लिखा हुआ है। Candidates will be required to write an essay on a specific topic. The choice of subject will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for the effective and exact expression. अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या हम लोग निकाले? तो देखिए, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है हमारा बीपीएससी में भी देता है टॉपिक, जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक्स है, जैसे कि वीमेन पे हो गया, विमेन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये सब पे टॉपिक पूछ देता है। और क्या पूछता है बीपीएससी? एजुकेशन हो गया, एजुकेशन पे पूछ देता है। इसके अलावा ये इस तरह के टॉपिक साइंस एंड टेक पे पूछ देता है ना? साइंस एंड टेक पे पूछ देता है। और तो और बीपीएससी का एक जो थर्ड सेक्शन होता है, वो हमारे बिहार की विभिन्न भाषाओं, जैसे मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई या अंगिका हो गया, इनमें जो कहावतें चलती हैं, जो हमारे दादा परदादा लोग बोलते थे, दादी-नानी बोलते, उनको भी डाल के पूछ दिया था। वो जनरली फिलॉसफिकल नेचर में होता है। उसके अलावा भी सेक्शन ए और बी में भी देखा गया है कि फिलॉसफिकल ऐसे पूछा गया है। मतलब फिलॉसफी रहता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसको उस पे ऐसे लिखना होता है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे फिलॉसफी के ऐसे पे, क्योंकि हम आप लोग अगर टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको पता हो कि ऐसे का टॉपिक कौन-सा था, आगे हम उस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो अब आगे सिलेबस में देखते हैं क्या हुआ है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी गिवन। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब वो मल्टीपल ऐसे रहेंगे, उसमें आपको चूज़ करके एक लिखना होगा। जैसे कि बीपीएससी में भी आता है, सेक्शन ए में 4 रहता है, सेक्शन बी में 4 रहता है, सेक्शन सी में 4 रहता है। तीनों में आपको जो आप जिससे ज़्यादा सहज है लिखने में, उसको चूज़ कीजिए, उस पे लिखिए। ठीक है? मतलब टोटल 12 ऐसे रहते हैं, उसमें 3 लिखना रहता है। तो वही लिखा हुआ है, दे विल बी एक्सपेक्टेड। अब बच्चे को क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? एग्जामिनर का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा ऐसे से? तो एक्सपेक्टेशन बस इतना है कि कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely। ठीक है? और क्रेडिट मतलब मार्क्स जो है उसी के आधार पे दिया जाएगा कि आप कितने इफेक्टिव और अपने एक्सप्रेशन मतलब आप कितना अच्छे से इससे के टॉपिक को एक्सप्रेस अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस पे आपका मार्क्स दिया जाएगा। सेम चीज जो है बीपीएससी फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट। अब ऐसा है कि अब ऐसे आ गया, अब ऐसे का क्या मतलब है, उसको आपको समझना जरूरी सबसे ज्यादा है। ऐसे का जो डिमांड है, ऐसे क्या आपसे मांग रहा है, वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे में। ठीक है? और उसी के अनुसार लिखना है। अब पूछ कुछ रहा है, आप लिख कुछ रहे हैं, तो फिर नंबर बहुत ही कम आएगा। तो बस इतना सा ही डिमांड है कि ऐसे का जो डिमांड है, ऐसे का जो टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आपको चीजें लिखनी है। अब ये नहीं बोल रहा है कि ऐसे करके लिखना है, ये टॉपिक, ये जो है सब टॉपिक आपको फिल करना है, ये करना है, उसके आगे ये लिखना है, ये सब नहीं। बस आपको जो है इतना फ्रीडम दिया गया है ऐसे में कि आप अपने हिसाब से लिखिए, आप अपने हिसाब से लिखिए। बस सब्जेक्ट से आप दूर मत होइए, सब्जेक्ट से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपका जो टॉपिक दिया गया है, उससे आप दूर ना जाएँ, बस इतना ही डिमांड है इसका। और क्या है कि ऑर्डरली फैशन में लिखें, कि आपका जो एसे जो एग्जामिनर पढ़े, तो उसको ऐसा लगे कि स्टोरी चल रहा है ऊपर से नीचे। ऐसा हैप-हैज़ार्ड मैनर में ना चलना चाहिए।
कि जो चीज़ें नीचे आनी चाहिए थी, जो चीज़ें कंक्लूजन में आनी चाहिए थी, जो चीज़ें बॉडी पार्ट में आना चाहिए था, वो आप इंट्रोडक्शन में लिख दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में जो आना चाहिए था बॉडी पार्ट में आ जा रहा है कहीं-कहीं। मतलब इस तरह से एक एक फ्लो होना चाहिए। आपके एसे में एक फ्लो आना चाहिए, पढ़ने पे सहज महसूस हो, आदमी को अच्छा लगे पढ़ने में। लगे कि एक जैसे कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं, इस तरह से फ़ील आना चाहिए थोड़ा-सा। तो वही ऑर्डरली फैशन में लिखा है एंड टू राइट कंसाइज़ली हाँ, कंसाइज़ली का मतलब है जैसे बीपीएससी में क्या कहा गया कि 700 टू 800 वर्ड्स एक एसे को ये वर्ड लिमिट दिया गया है। तो ये कंसाइज़ली का मतलब ये है कि वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है और टॉपिक से भटकना नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टॉपिक से भटकना नहीं है। ठीक है? इसी के बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा-सा एसे का ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अब देखिए एसे का एक जनरल जो तरीका आज हम लोग फिलोसॉफिकल एसे पे फिलोसॉफिकल एसे है हमारा, उस पे हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे। फिकल एसे, फिलॉसफी का स्पेलिंग देख लीजिए। तो फिलोसॉफिकल एसे है। अब फिलोसॉफिकल एसे का एक खासियत ये है कि आपको पूरा फ्रीडम है कि आप उस वर्ड को कै उस टॉपिक को, उस कोट को या फिर जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये आप पे आपको फुल फ्रीडम दिया गया है। बस वही ध्यान रखना है कि भटकना नहीं है, जो चीज़ दिया गया उसी से रिलेटेड आपको लिखना है। तो ये एक फ़ायदा भी है और एक थोड़ा-सा मतलब लिमिटेशन भी है कि भाई कुछ भी लिखना है तो क्या लिखना है। तो उसके लिए जनरल जो फिलॉसफी का बात होता है कि फिलॉसफी में अब जैसे एसे है, एसे का आपको 3 भाग में तोड़ देना है। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि इंट्रो होगा ये, एक बॉडी पार्ट होगा और एक कंक्लूजन पार्ट होगा, जो एक नॉर्मल आंसर का भी होता है, कंक्लूजन पार्ट, ठीक है? ये आपका 3 पार्ट हो गया। तो अब जैसे जीएस का क्वेश्चंस होता है, तो जीएस में इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में क्वेश्चन के अनुसार से लिखना है, एकदम एग्जैक्ट फैशन में जो पूछा गया वही लिखना है। यहाँ पे आपका सेम बात है, लेकिन आपको फ्रीडम ज़्यादा है, आप अपनी सोच इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप उसमें विचार कर सकते हैं ऐसे में। जीएस के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जीएस का क्वेश्चन आया, आपने देखा, आपका पढ़ा हुआ है, आप लिख दिए। एसे को आप पहले से पढ़ के नहीं जा सकते। अगर आप पहले से पढ़ के गए कोई एसे को, तो हो सकता है एसे पूछ कुछ और रहा हो, आपको एक वर्ड दिख गया जो आपने पढ़ के आया और उसके बेसिस पे आप ऐसे लिख दिया, आपका ऐसे खराब हो गया, आपका ऐसे टॉपिक से आप टॉपिक से भटक गए। तो इसीलिए फिलोसॉफिकल ऐसे में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले से कुछ माइंड में बना के ना जाएँ कि इस तरह का आएगा तो ये लिखेंगे, इस तरह का आएगा तो ये लिखेंगे। पहले उस टॉपिक को पढ़ें, एग्ज़ाम में सीधे, एग्ज़ाम में पढ़ें, टॉपिक पढ़ें और उस टॉपिक को वहीं पे सोचना है, क्योंकि आपको देखिए 1 आवर दिया जाता है एक ऐसे लिखने के लिए। 1 आवर में आप 15 मिनट आराम से सोच सकते हैं, एक माइंड मैप पीछे रफ पेज दिए रहते हैं, उसपे बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने एसे पे आइए। उसके बाद ऐसे 45 मिनट में आप 8 पेज लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, 8-9 पेज आप लिख सकते हैं 45 मिनट में। तो अब हम लोग चलते हैं और वो हम लोग समझेंगे कैसे लिखना है, ये हम अपने टॉपिक के थ्रू समझेंगे, ठीक है? बस मेरा यही सलाह रहेगा कि आप कुछ किसी चीज़ को माइंड में बैठा के ना चले जाएँ, जैसे बहुत चीज़ आपको बहुत कहीं भी इंटरनेट पे ढूँढिएगा कोई टीचर बहुत लोग बताते हैं कि इस तरीके एक तरीका होता है, वो तरीका, तो तरीके बहुत सारे हैं और सब सही हैं। कोई एक एक राइट वे नहीं है ऐसे लिखने का और कोई रॉन्ग वे नहीं है ऐसे लिखने का। बस ध्यान वही रखना है कि टॉपिक से आपको जुड़ा रहना है, टॉपिक से भटकना नहीं है, ठीक है? तो मेरा जो अप्रोच रहता है वो यही रहता है कि पहले हम एसे को पढ़ेंगे एग्ज़ाम में ही और वहीं पे, ठीक है? एग्ज़ाम में पढ़ेंगे और वहीं पे उसको माइंड मैप एक बनाएँगे। अभी आपके साथ हम उस क्वेश्चन का माइंड मैप बना के दिखाएँगे कैसे सोचा जा सकता है और कैसे ऑर्डरली फैशन में अरेंज करना है क्वेश्चन। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं एसे पे, जो हम लोग का आज का एसे है। आज का टॉपिक है, ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज़ नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। अब सबसे पहले काम क्या करना है, एग्ज़ाम में आपने ये पढ़ लिया। पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि ये तो फिलोसॉफिकल एसे है, क्योंकि एसे के एग्ज़ाम में ये तो नहीं पूछेगा कि फॉरेस्ट कैसे अपना ग्रो करता है और दूसरे पीपल पे डिपेंड नहीं करता है सीड्स पे, ये तो नहीं पूछेगा आपको वहाँ पे उसका। ये तो नहीं पूछ रहा है कि भाई फॉरेस्ट है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे रेन उसको मदद कर रहा है, कैसे एनिमल के थ्रू सीड ट्रांसफर हो रहा है, ये सब तो नहीं पूछना चाह रहा है वो। तो यानी कि इसका एक हिडन मीनिंग है, इसका एक लेटेंट मीनिंग है। तो वो क्या है मीनिंग? आप पढ़ के आप बताइए, देखिए क्या है? इसमें कौन-कौन से वर्ड आप पकड़ सकते हैं? इट्स ओन, इट्स ओन, देखिए इसमें एक वर्ड है इट्स ओन, इसी को पकड़ के चलना है, ठीक है? डज़ नॉट वेट फॉर पीपल थ्रो सीड्स, ठीक है? डज़ नॉट वेट फॉर अदर पीपल टू थ्रो सीड्स। अब अगर आप
साथ में सोचिएगा इसके बारे में, तो ये ऐसे क्या बताना चाह रहे हैं? एक वर्ड में अगर इस ऐसे को डिफाइन करें, एक वर्ड में सॉरी अनेकार्थी शब्द के एक अर्थ होते हैं, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसका एक वर्ड में अगर आंसर निकाला जाए कि क्या कहना चाह रहा है, इससे आप क्या निकालना चाह रहे हैं? तो सबसे बड़ा बात आजकल हमारी चर्चा में भी है, सेल्फ रिलायंस, कि खुद पे डिपेंड रहना, सेल्फ रिलायंस। ये एक वर्ड में समझा सकते हैं कि इस पूरे एसे का मतलब है सेल्फ रिलायंस। अब आपको पता चल गया, एक चीज़ मिल गया कि सेल्फ रिलायंस होता है इसका मतलब। और भी आप वर्ड ढूँढें, क्योंकि देखिए एसे में आपको क्या करना है कि जीएस के साथ तुरंत आंसर नहीं लिखना है 1 डेढ़ पेज में, आपको 7-8 पेजेज़ में लिखना है। तो आप अगर देखते ही लिखने चले जाएँगे तो आपका वर्ड्स ही कम हो जाएगा। तो पहले आप माइंड मैप एक बनाना है और एक स्टोरी क्रिएट करना है, ताकि जो है 7-8 पेज आराम से लिखा जा सके। तो उसके लिए लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस मतलब के और कुछ-कुछ मतलब निकालने पड़ेंगे। ये जो ऐसे का टॉपिक दिया गया है, इसके लिए इसका और भी अल्टरनेटिव मतलब जो होते हैं, इसके और सब जो, जैसे एक सेल्फ रिलायंस था, इसका और क्या लिख सकते हैं? इससे और क्या वर्ड आ सकता है हमारा? अभी जो चर्चा में है, आत्मनिर्भर, है ना? आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर हो गया एक वर्ड। और फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पीपल टू थ्रो सीड्स। इसका एक और वर्ड हो सकता है हमारे फॉरेन पॉलिसी में, सॉवरेनिटी वाला, कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, दूसरे देश पे डिपेंड नहीं करें, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। हाँ, देखिए एक और इसका मतलब देखिए अभी तुरंत याद आया कि क्रिएट योर ओन पाथ, ठीक है? अपना रास्ता खुद बनाएँ। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, खुद रास्ता बनाएँ। जैसे इंडिया है, वो अपना रास्ता खुद वो अपना उसका अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। वो किसी के ब ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ झुका है, रूस की तरफ झुके हैं। वो खुद अपना एक रास्ता चुनता है कि भाई हम मेरा अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसी के अनुसार से हम काम करेंगे। तो हमारा एक एक पार्ट हो गया। अब देखिए इसी को हम कह रहे थे कि माइंड में जो आपको 15 मिनट में करना है बैक में, कि आपको बहुत इसके रिलेटेड और सारे वर्ड्स आपको लाने हैं, क्योंकि ये आपको ऐसे लिखने में मदद करेंगे। आप थोड़ा-सा सेल्फ रिलायंस पे लिखिएगा, थोड़ा-सा सॉवरेनिटी पे लिखिएगा, थोड़ा-सा इस टॉपिक पे लिखिएगा, थोड़ा-सा आत्मनिर्भरता पे लिखिएगा। तो ये आपको हेल्प करेगा पेजेज़ को मतलब फिल करने में और एक अच्छा एसे डेवलप करने में। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एसे का टॉपिक देखते के साथ ही धड़ाधड़-धड़ाधड़ एग्ज़ाम्पल सोचने लगते हैं और उनका एसे फुल ऑफ एग्ज़ाम्पल्स भर जाता है। अब ऐसा तो कहीं सिलेबस में बीपीएससी लिखा नहीं है कि एक्सप्लेन इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट थ्रू एग्जांपल्स, ऐसा तो कोई बात है नहीं। अब पूरा का पूरा आपका एग्जांपल ही भर जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा कि वो ये लगता है एग्जांपल पूछ रहा है, इससे एग्जांपल लिखने बोला जा रहा है। तो सिर्फ एग्जांपल ज़रूरी है, एग्जांपल देना बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल दीजिएगा तो वो एक गुड एसे में नहीं कहलाया जाएगा। आपको उसमें कुछ बातें भी बनानी है। बात बनाना ज़रूरी है फिलोसॉफिकल एसे में। तो बात कैसे बनेगा? तो बात इन सब वर्ड्स से बनेगा। ठीक है? और ये सब वर्ड्स क्या होगा कि आपका 1-2 पैराग्राफ इसको समझाने के लिए, ये सब वर्ड को इस टॉपिक को समझाने के लिए ये सब वर्ड आपका मदद करेगा। जो आपको थिंक करना है, आपके जो रफ पेज में आप कीजिएगा अपना क्या बोलते हैं उसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा जो उसमें। तो देखिए कुछ-कुछ वर्ड्स मिल गए हैं और क्या वर्ड आ सकता है इससे रिलेटेड? और वर्ड आ सकता है आपका, एक जो सॉवरेनिटी था तो इसको ऑटोनॉमी और बेहतर किया जा सकता है ऑटोनॉमी। ठीक है? अब ऑटोनॉमी आया तो देखिए हमको अभी तुरंत याद आया इंडिपेंडेंस। ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है? ये तो हो गया कि इस वर्ड का हम इतना सारा मतलब निकाल दिए। तो ये हमारा हेल्प करेगा एग्ज़ाम में लिखने में। देखिए, ऑटोनॉमी से एक और वर्ड आपको ध्यान में आ सकता है इंडिपेंडेंस, ठीक है? ये सब वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे बातें बनाने में। इसका मतलब है इंडिपेंडेंस। अब देखिए, एक और एक और इससे निकल सकता है कि फॉरेस्ट जो है अपना ट्री खुद ग्रो करता है, दूसरे के भरोसे नहीं रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिक ग्रोथ, फॉरेस्ट का ग्रोथ कैसा होता है? ऑर्गेनिक, ठीक है? ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, वो सस्टेनेबल होता है। ठीक है? इससे हम लोग आगे आपको बताएँगे ऑर्गेनिक ग्रोथ लिखने का मतलब क्या था और आगे जो बॉडी पार्ट में इसका यूज़ हम लोग एग्ज़ाम्पल एक लाएँगे उसके थ्रू आपको समझाएँगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है? कोई है जल्दी-जल्दी में नहीं, कोई कोई गलत तरीका अपना के नहीं, जो तरीका होता है ग्रोथ का जो सही तरीका होता है उसी के थ्रू ग्रो करना है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। तो इतने सारे वर्ड्स हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, अब आगे जो है इंट्रोडक्शन बॉडी में ही धीरे-धीरे समझाते चल जाएँगे, ये पेज फुल हो गया है। तो अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन, क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में? तो बहुत तरह के इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आप एक स्टोरी के थ्रू भी लिख सकते हैं,
या फिर आप सिंपल उस वो जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसको समझाने के क्रम में लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। एक ज़्यादा मतलब ऐसा लिखना है कि एग्ज़ामिनर जो पढ़े उसको ईज़ रहे समझने में, कि उस इंट्रोडक्शन से आप ये समझा सकें बस कि ये टॉपिक का मतलब क्या है और फर्दर हम क्या-क्या इसमें ऐड करेंगे। ये समझाना ज़रूरी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि जीएस की तरह 2 लाइन में समझा दी, तुरंत मतलब समझा दी, कि क्या है फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ग्रोथ का मतलब। ऐसा कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, अब कोई फिलॉसफिकल एसे जो है वो किसी टॉपिक पे अगर डिपेंडेंट कोई टॉपिक दिया है, तो ऐसा नहीं करना हम लोगों की उसी टॉपिक के बारे में पूरा एसे में लिख देना है, उससे एग्री करते रह जाना है। नहीं, कोई भी स्टेटमेंट अपने आप में एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता है। उसका कोई ना कोई काउंटर आर्गुमेंट ज़रूर होगा। इसका भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है अगर लिख दिया है तो ऐसा तो नहीं बोला है बीपीएससी की जो लिखे हैं वही सत्य है, उसी पे पूरा ऐसे लिखना है। आपको अपना व्यू पॉइंट पूछा है उसमें। तो अगर आपके पास कुछ काउंटर आर्गुमेंटेटिव व्यूज़ है, तो उसको ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसको ऐड करेंगे और फिर जो है दोनों पॉइंट्स को, काउंटर आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स को सिंथेसाइज़ करके एक और पॉइंट बनाएँगे, जिसको सिंथेसिस कह सकते हैं, ठीक है? तो वो भी हम लोग अब शुरू इंट्रोडक्शन के शुरू में ही आप एग्री कर जाइएगा डायरेक्ट, कि भाई हाँ, हम भी मानते हैं इस चीज़ को कि ऐसा ही यही तरीका है। तो बाद में लिखिएगा तो आपका कोहेरेंस ऐसे का गड़बड़ा जाएगा, कि भाई ऊपर ये बोल रहा था, नीचे अभी काउंटर आर्गुमेंट्स दे रहा है। इसीलिए पहले क्या करना है आपको ऐसे में, सबसे पहले आप सोच सकते हैं कोई, आप अब ये बताइए कि आप उस जो ऐसे पढ़े उससे रिलेटेड आपको कोई कहानी याद आ रहा है इंडियन हिस्ट्री से, कहीं से भी कोई कहानी आ रहा है, बड़े-बड़े नाम आप सोच सकते हैं। जैसे कि अभी अगर अगर हम सोचें तो बुद्ध जब जो थे, उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया था, बुद्ध। इन्होंने कहा भी था, क्या कहा था? आप लोग पढ़े होंगे, आत्म दीपो भव, ठीक है? आत्म दीपो भव। इसका क्या मतलब है? सेम वही मतलब है, बी योर ओन लाइट। तो आप इंट्रोडक्शन जो है, बुद्ध की स्टोरी से शो कर सकते हैं। अब बुद्ध का कोई भी स्टोरी नहीं लिख देना है, जो स्टोरी इसको एक्सप्लेन करे, बी योर ओन लाइट का, कि कैसे बुद्ध उस समय जो है ब्राह्मणिज़्म चरम पे था। ब्राह्मणिज़्म का बोलबाला था, उस समय बुद्ध ने एक अलग रास्ता चुना, भारत को एक अलग रास्ता दिखाया। तो हुआ ना, वो अपना खुद एक जो है क्रिएट किया, अपना खुद एक पाथ जो है क्रिएट किए बुद्ध। तो आप ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये एग्ज़ाम्पल नहीं याद आ रहा है तो आप खुद से भी स्टोरी बना सकते हैं। जैसे कल मैंने क्वेश्चन देखा था, सॉरी, किसी बच्चे का था ऐसे, तो उसमें देखा था, तो उन्होंने उसने ठीक एक स्टोरी बनाया था कुछ ग्रैंडफ़ादर से रिलेटेड। आप पढ़िएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें एक स्टोरी, खैर उसने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा था, उन्होंने बॉडी पार्ट में लिखा था, लेकिन वो स्टोरी ठीक था। आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो आप ही का क्रिएटिविटी को दिखाता है। बस वो स्टोरी जो क्रिएट करें, वो हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड हो और अंत में उस स्टोरी को पढ़ने के बाद एग्ज़ामिनर को ये लगे कि अच्छा हाँ, इस स्टोरी को पढ़ के हम उसका जो स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन का, वो हमें समझ में आ गया। तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप बुद्ध के अलावा और क्या कर सकते हैं? बुद्ध के अलावा और आप क्या, आपके दिमाग में क्या आ सकता है? फ्रीडम स्ट्रगल से सोचिए किसी का नाम, जो एक अलग लीक पकड़ा हो, बाकियों से अलग कर रहा हो। तो आप महात्मा गांधी को भी ले सकते हैं। महात्मा, अब ये अलग कैसे हुए? दुनिया फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा था वायलेंस के थ्रू, महात्मा ने चुना नॉन वायलेंस। तो इन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना ना, ठीक है? और इससे सक्सेस भी मिला। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल अभी हमारा इंडियन हिस्ट्री से आ गया। और एग्ज़ाम्पल आप अब अगर ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप प्रभु श्री राम का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कि भाई वो जंगल गए, निकले थे प्रिंस बन के, अपना एक अलग रास्ता चुने। रावण से लड़ना था उन्हें, वो चाहते तो किसी को भी, किसी राजा को भी बोलते तो शामिल हो जाता, उनके सेना लेके चले जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने खुद एक रास्ता बनाया, वानर सेना बनाया और उसके थ्रू उन्होंने जीत प्राप्त की। सत्य पे असत्य पे सत्य का जीत हुआ। अपना एक अलग रास्ता चुने, तो इनका भी एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से भगवान बुद्ध का एग्ज़ाम्पल बेस्ट रहेगा। ठीक है? और हाँ, आप बाद में भी जैसे इंट्रोडक्शन में आप एग्ज़ाम्पल दे दिए। अब बॉडी में भी कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल देना है, तो वहाँ पे आप महात्मा का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, प्रभु श्री राम का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। तो ये सब बाद में भी काम आएगा। एग्ज़ाम्पल्स, कुछ एग्ज़ाम्पल सोच लेना है। जैसे कि मैंने ये कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि एग्ज़ाम्पल नहीं लिखने हैं। मेरा कहना था कि आपका ऐसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल से ही भरा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल तो ज़रूरी है, और जब भी आप एग्ज़ाम्पल दें,
तो उसमें ये लिखना, उसमें ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे जो है ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमारे टॉपिक को कैसे ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा थोड़ा-सा ब्रीफ में। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधे एग्जांपल लिख दिए। अब एग्जांपल लिख दिए तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आप इस एग्जांपल से समझाना क्या चाह रहे हैं? तो थोड़ा-सा उसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को स्टेटमेंट से, आपके जो एग्जांपल्स है उसको स्टेटमेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इंट्रोडक्शन में ये डाल सकते हैं, ठीक है? और आप इंट्रोडक्शन में इनके बारे में लिख के, जो बुद्ध के बारे में लिख के या गांधी जी के बारे में लिख के, आप ये दिखा सकते हैं कि कैसे इन्होंने ये जो है अपना खुद जो है पाथ चुने, जस्ट लाइक जो स्टेटमेंट है हमारा, उस तरह से, जो कि ऐसे करता। अब इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन आपका कितना 800 वर्ड है, तो 150 200 वर्ड्स में हो जाना चाहिए। 150 में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में आप लिखिएगा ज़्यादा 300-400 वर्ड का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में ये डाल सकते हैं। अब आ गया बॉडी पार्ट। अब इस ऐसे के बॉडी पार्ट में क्या लिखें? तो आपको याद होगा, देखिए इसीलिए ये जो माइंड मैप हम करवाए थे, ठीक है? ये जो हम वर्ड्स लाए, अब इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है, तुरंत एग्जांपल्स नहीं देना है, वैसे ठीक नहीं लगता है ऐसे, मतलब थोड़ा कोहेरेंसी गड़बड़ाता है कि आप इंट्रोडक्शन में तो आप एक कहानी के थ्रू समझा दिए, लेकिन अब उस वर्ड्स जो हमारा सेंटेंस है उसको आप एक सेंट और भी अदर अदर जैसे हम बोले थे कि अनेकार्थी शब्द के एक शब्द होते हैं, तो वो शब्दों के और क्या-क्या शब्द हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ कि राइट एन एसे ऑन सेल्फ रिलायंस, राइट एन एसे ऑन ऑटोनॉमी, राइट एन एसे ऑन इंडिपेंडेंस, राइट एन एसे ऑन क्रिएट योर ओन पाथ। तो ये हमको समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि इससे हम ये निकालें। पहला इंट्रोडक्शन में तो हमारी स्टोरी के थ्रू चला गया, तो ये हमको एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। तो दूसरा जो आपका शुरुआत होगा बॉडी का, वो इसके थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। ये जो बहुत सारे वर्ड है, अब इसी के थ्रू आपको एग्जांपल्स देते रहना है। अब जैसे सॉवरेनिटी समझाइएगा, तो जो आप एक बात की थी इंडिया के बारे में, वो समझाना है। आप आत्मनिर्भरता समझा सकते हैं कि इंडिया का जो आत्मनिर्भरता का पॉलिसी है, वो आप समझा सकते हैं कि आत्मनिर्भर हो। आपको तो ये सब चीज़ें तो पढ़े हैं जीएस में, देखिए जीएस का यूज़ यही सब जगहों पे आता है। आप इसके थ्रू एग्जांपल दीजिए। सीधा एग्जांपल देने पे थोड़ा उतना सही नहीं रहता। अगर आप इसके थ्रू एग्जांपल दीजिए कि कैसे आत्मनिर्भर जो है भारत जो है इस आइडिया को रिलेट करता है। अब आत्मनिर्भर भारत जैसे एक एक स्टोरी और याद आई इंडिया के आत्मनिर्भरता के आत्मनिर्भर पे। तो आप लोगों ने पीएल 480 के बारे में सुना होगा। हम लोग इम्पोर्ट करते थे यूएसए से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत दिक्कत था खाने का। तो यूएसए हम लोग को वैसा वीट देता था जो वहाँ के लाइव स्टॉक खाते थे। तो उसी को उसी और एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग बात था ये हमारे लिए। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये जो लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट क्रिएट्स ओन ट्री एंड डज़ नॉट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड्स। तो हम लोगों ने ये वेट करना छोड़ दिया दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों पे निर्भर होना छोड़ के अपना खुद का इंडिया का जो है क्या किया था, आपको याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और आज हमारा देश जो है फूड ग्रेन में सरप्लस है, ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम्पल बहुत सही हो सकता है पीएल 480। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ये एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे सूट करेगा। तो ये आपको इन वर्ड्स के थ्रू, इन जो ये जो वर्ड्स है, इनके थ्रू एग्ज़ाम्पल देते-देते आपको बॉडी में लिखना है। तो ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दिखाऊँगा नहीं, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ऐसे लिखा, आप खुद का भी ऐसे लिखिए, वहाँ पे इवैल्यूएट भी हो जाएगा। तो आपको बस मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कैसे लिखना है। बाकी क्या है कि हम जो बताएँगे वही एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। आइडिया ही ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे सोचना है वहाँ पे। तो इसलिए ये आपके लिए लेक्चर्स लाए गए ऐसे ही। और एक तो एक ये हो गया फिलॉसफी वैसे। आगे चल के हम लोग विमेन से रिलेटेड लाएँगे, कोई ऐसे जो भी पूछा गया, आगे चल के हम लोग क्लाइमेट चेंज पे भी लाएँगे, एनवायरनमेंट पे भी लाएँगे, एजुकेशन पे भी लाएँगे। तो उसके थ्रू आप लोग सभी तरह का एसे से आप लोग को एक तरह से अवगत करा दिया जाएगा। आप लोग को ये फ़ील करा दिया ताकि एग्ज़ाम में आप जाएँ तो आप लोग ऐसा ना लगे कि ये क्या आ गया। सभी तरह के एसे को आप लोग को जो है एक ढाँचा बना के दे दिया जाएगा। अब देखिए इंट्रोडक्शन बॉडी का आपको बता दिए, वही चीज़ों को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि पहला पार्ट में आपने समझा दिया कि सेल्फ रिलायंस का महत्व, ठीक है? कि सेल्फ रिलायंस का आइडिया को कैसे जो हमारा ऐसे जो है कनेक्ट करता है। सेल्फ अब मॉडर्न हिस्ट्री से भी लेना है तो आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा आत्मशक्ति, ये वर्ड पॉपुलर हुआ था कब? स्वदेशी रिवॉल्यूशन में। स्वदेशी रिवॉल्यूशन स्वदेशी रिवॉल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? और यही स्वदेशी यही आत्मशक्ति का मॉडर्न वर्ज़न हमारे देश में भी चल रहा है, आत्मनिर्भर, ठीक है? और बाकी जो टॉपिक्स यहाँ पे समझाए
बाकी जो हम लोगों ने ये जो माइंड सॉरी ब्रेनस्टॉर्म किया था, इस वर्ड से रिलेटेड थ्रू एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते चले जाना है, ठीक है? तो ये हो गया। अब कंक्लूज़न है क्या? कंक्लूज़न में क्या सॉरी बॉडी में एक चीज़ और बताना है। आप आपसे हम आप लोगों को बताए थे कि कोई फिलोसॉफिकल एसे में जो टॉपिक दिया जाता है, जो सेंटेंस दिया जाता है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है कि वही सत्य है, उसका कुछ काउंटर आर्गुमेंट भी होगा। तो वो भी हम लोग को बॉडी में इंक्लूड करना है। हाँ, इतना नहीं करना जितना हम लोगों ने उसका सपोर्ट में किया था, उस वर्ड को एक्सप्लेन में किया था, पर हम लोग को वो पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है। तो इसका क्या हो सकता है अपोजिंग इसको खत्म करने हाँ, अब इसका जो है क्या हो सकता है काउंटर आर्गुमेंट? ये वर्ड हमको समझाना चाह रहा है सेल्फ रिलायंस कि खुद से सभी चीज़ें करना है। लेकिन क्या ऐसा सभी के लिए पॉसिबल है कि वो खुद से सारी चीज़ें कर ले? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट का ज़रूरत होता है, जिनको केयर का ज़रूरत होता है, वो बिना दूसरे के सहारे के ग्रो नहीं कर सकते। तो इसका एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में क्या आ रहा है? चिल्ड्रन, जो बच्चा होता है, उसको सपोर्ट का ज़रूरत है कि नहीं? ओल्ड ओल्ड पीपल, इनको केयर का ज़रूरत है कि नहीं? ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, तो ये इसका एग्जांपल देके आप ये समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि सब लोग ये कर सकते हैं, सपोर्ट का भी ज़रूरत होता है बहुतों को। तो काउंटर आर्गुमेंट आप इन सब चीज़ों पे बना सकते हैं। और एक सबसे बड़ा हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, जिस कास्ट सिस्टम, उससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस है, उसको आप एग्जांपल बना सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो इतने इतने बैकवर्ड हैं कि उनको सपोर्ट का ज़रूरत है बाकी लोगों के बराबरी तक ही आने का। कौन-सा आर्टिकल है? आप आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, 15-16 और भी आर्टिकल है, 15-16 जो आर्टिकल है वो क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सभी मेन है, एससी, एसटी है, उनके लिए उनको बाकी लोगों के बराबरी पे लाने के लिए सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। वो खुद से अपना फॉरेस्ट नहीं बना सकते हैं, उनको आपको सीट देना पड़ेगा, है कि नहीं? सीट नहीं सीट देना पड़ेगा। तो वो आप एक काउंटर आर्गुमेंट इन सब चीज़ों से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग खुद से ग्रो कर जाएँगे, ठीक है? जो तो ये सब काउंटर एक आर्गुमेंट आप डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपका एसे ना एक कंप्लीट बनेगा। जैसे कि ऐसा आप वैसे भी लिखिएगा कि आप स्टेटमेंट को ही प्रूफ करते चले जाइएगा थ्रू एग्जांपल, थ्रू स्टेटमेंट्स, तो वो भी मतलब आपको एक सहज मार्क्स दिला देगा। लेकिन आपको एसे को कंप्लीट करना है, तो आपको थोड़ा अपना ये दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हम अपना व्यू भी रखते हैं, जो लिख दिया है, जो एग्जाम एग्जाम में पूछ दिया है, उसी को हम नहीं भरेंगे। हमने सोचा कि क्या ये पूरा का पूरा सत्य है जो लिखा हुआ? क्या ऐसा सब सब लोग कर सकते हैं ये चीज़ कि दूसरे की ज़रूरत किसी को पड़े ही नहीं? तो ऐसा तो है नहीं। आप अपने घर में देखिए, बच्चों को ज़रूरत पड़ता है, ओल्ड एज पीपल को, और ये तो हम ये स बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा इसी क्वेश्चन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हमारे देश से रिलेटेड ये चीज़ हो जाएगी। तो ये ज़रूरत है कि नहीं? अब इसमें एग्जाम्पल आप वो सभी दे सकते हैं जो हमारे देश ने किया था कोविड के समय में, जो हमारे बहुत सारे नेशंस को हमने कोविड वैक्सीन सप्लाई किया था, वो लोग खुद से डेवलप नहीं कर पाए। वो लोग ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अपना इस चीज़ को नहीं कर पाए वो कि इट्स ऑन ट्रिच, तो हम लोगों ने उनको मदद किया। वहाँ पे सपोर्ट का ज़रूरत था दूसरे देशों को, तो हम लोगों ने दूसरे देश को मदद किया। ये एग्जाम्पल भी आपका सटीक हो जाएगा वहाँ पे। ये सब करने के बाद, ये आपका बॉडी पार्ट में आ जाएगा। ये सब करने के बाद जब आप कंक्लूजन लिखिएगा, तो फिर से आपको जब आप कंक्लूजन लिखिएगा, तो फिर से आपको जो एसे का टॉपिक था, उसी से रिलेटेड लिखना है। और उसमें एक बस छोटा-सा ये दिखाना है कि ऐसा नहीं है, जिस थोड़ा-सा ज़रूरत है, पूरे का पूरा सब लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा कि भाई अपना फॉरेस्ट बना लें, खुद से ग्रो कर जाएँ, खुद से सक्सेसफुल हो जाएँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम सपोर्ट का भी ज़रूरत है बहुत लोगों को, तो वो हम लोग देंगे। लेकिन ओवरऑल एक स्टेटमेंट वहाँ से ये बन के आएगा कि द कोर आइडिया, ऐसे आप लिख सकते हैं कि कोर आइडिया जो है, कोर आइडिया क्या है? इसमें मतलब आपको एक तरह समराइज़ कर देना है, जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं उसको एक समराइज़ कर मतलब एक तरीका है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही करना है। आपके माइंड में कोई बेहतर आइडिया है, कोई और आइडिया है, तो वो भी यूज़ होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिलोसॉफिकल ऐसे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखें। बस 2 क्राइटेरिया उसमें ये है कि आप टॉपिक से भटके नहीं, और दूसरा फ्लो मेंटेन रहे। पढ़ने में ऐसा लगे कि हाँ, कि अगर एक पैरा से दूसरे पैरा जा रहे हैं तो एक कनेक्शन महसूस हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ लिख दिया फिर अचानक से ऐसा ना लगे कि जंप कर गए। ऐसा लगे कि फ्लो बना रहे। और आप लोगों को लगा कि क्या वो कैसे होगा ये चीज़, तो आप उसको लिखते-लिखते ही आएगा। आप लिखिए, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, उसमें आप ऐसे लिखिए, वहाँ पे इवैल्यूएट होता है
और इवैल्यूएशन के थ्रू आप धीरे-धीरे समझ में आएगा कि कैसे करना है और हम लोग भी लेक्चर्स लाते रहेंगे रेगुलरली। तो कोर आइडिया क्या है? आपको कोर आइडिया लिख देना है, वही जो हम लोग बोलते हैं कि कोर आइडिया इज़ कल्टिवेटिंग योर ओन पाथ, मतलब जितना भी आपने उसमें थ्योरी मतलब स्टेटमेंट्स लिखे, एग्जांपल लिखे, उसको समराइज़ कर देना है। कोर आइडिया इज़ टू कल्टिवेट योर ओन पाथ, यही कोर आइडिया है, ठीक है? अब देखिए, इसमें आप अभी हमको याद आया बीच में कि आप ये भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आप ये भी दे सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये एक तरह से ये बोल रहा है कि क्रिएट्स योर ओन ट्री, जैसे कि इसका एक और वर्ड हमको अभी याद आया बीच में, ठीक है? सेल्फ मोटिवेशन। याद अचानक से आ रहा है तो दे दे रहे हैं, इसको आपको वहीं पे बॉडी में यूज़ करना है। सेल्फ मोटिवेशन, कि आपको रियल सक्सेस तभी मिलेगा, आप किसी भी फील्ड में आप उसके चरम पे तभी पहुँच पाएँगे जब आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। जब आप खुद के ट्रीज़ को ग्रो करेंगे, दूसरे पे निर्भर रहेंगे, दूसरे के भरोसे कि भैया कुछ मोटिवेशन दे दीजिए, ये कर दीजिए, तो उससे आपको क्षण भर के लिए तो लगेगा कि हाँ, ये करना है। जैसे आप कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे उस तरह से मोटिवेशन, कोई टॉपर का वीडियो देखे, तो आपके अंदर वो आएगा, लेकिन वो कितना देर तक रहता है, खुद ही जानिए आप। 1 दिन, 2 दिन फिर नॉर्मल, आपके अंदर से जो मोटिवेशन आएगा तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक एक आइडिया इसका यहाँ से ये भी निकलता है इस ऐसे का, ठीक है? तो हम लोग कंक्लूजन पे थे। तो कंक्लूजन में आपको यही लिखना है, कोर आइडिया इज़ टू कल्टीवेट योर ओन पाथ, और थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है और इसमें ये भी डाल देना है थोड़ा, मतलब सिंथेसिस लिखना है, जो आप बॉडी पार्ट में थेसिस और एंटीथेसिस बनाए थे। थेसिस मतलब कि जो टॉपिक के सपोर्ट में लिखे थे, और जो थोड़ा-सा आप काउंटर आर्गुमेंट डेवलप किए, तो उसका एक सिंथेसिस बना देना है यहाँ पे और कंक्लूड कर देना है, सिंपल। अगर यहाँ भी आप चाहें तो कुछ छोटा-सा स्टोरी डाल दें, जो हम लोग शुरू में बात किए थे कि श्री राम के बारे में, तो वो आप यहाँ पे भी स्टोरी डाल के ये चीज़ को समझा सकते हैं कि कोई कल्टीवेट योर ओन पाथ, ठीक है? तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक पे हम लोग फिर से आएँगे नेक्स्ट लेक्चर लेके।